और इसी की वजह से रीयूजेबिलिटी या एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम जो है कर सकते हैं या इनहेरिट कर सकते हैं क्लास की प्रॉपर्टीज को अनदर क्लास में। तो उसी को डिटेल में इसमें देखेंगे। जो मेन हमारा यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है ना, विजिबिलिटी मोड भी देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने सिंगल क्लास में देखा था, है ना, कि उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड मोड में, तो उसको किस प्रकार से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखेंगे कि बेस क्लास भी होगा, डिराइव क्लास भी होगा, या एक से ज़्यादा डिराइव क्लास होंगे, है ना, तो हमारा विजिबिलिटी मोड कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। साथ साथ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का भी इनमें क्या रोल है, ये सारी चीज़ें इसमें है ना। क्या कह रहे हैं कि दिस इज द ग्रेट सर्ज ऑफ इंटरेस्ट टुडे इन ओप्स ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ओप्स की जो एक्सटेंसिबिलिटी है, ठीक है ना, रीयूजिबिलिटी है, या पॉपुलैरिटी भी कह सकते हो, ये ज़्यादा इन्हीं दो कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। ताकि इसमें क्या है कि हम एक्सटेंड प्रोग्राम को कितना भी छोटे से बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट भी कह सकते हो इसका यूज करके। है ना कि और ये रीयूजेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है ना। यू कैन शो सिमिलरिटी बिटवीन है ना क्लासेस बाय मींस ऑफ inheritance and describe their similarities in which class the other class can inherit, ठीक है। we can reuse, अब जो दो क्लास के बीच में कुछ कॉमन जो प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे वो डेटा हो या फंक्शन हो, उसको हम इनहेरिट कर सकते हैं। Therefore, inheritance is an often prompted to as a core idea for reuse in a software industry. यानी inheritance का यूज इसलिए किया जाता है कि ताकि हम है ना सेम थिंग को रीयूज कर सकें। और रियल लाइफ में भी होता है कि हम कहीं ना कहीं है ना इनहेरिट करते ही हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो है कुछ प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट होती है ना। कई बार ऐसा होता है ग्रैंड पेरेंट की कोई कुछ प्रॉपर्टी पेरेंट्स में नहीं आती, लेकिन बच्चे में है ना उसके ग्रैंड चिल्ड्रन में आ जाती है वो प्रॉपर्टी, ऐसा भी होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को उसमें लगाया गया मेन एजेंडा का डिफाइन एंड अंडरस्टैंड व्हाई यू नीड टू स्टडी इनहेरिटेंस। जरूरत क्या है इसके पढ़ने की, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, डिस्क्राइब एन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। है ना, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ है ना वन क्लास फ्रॉम अनदर क्लास, दैट इज नॉन एज इनहेरिटेंस, जिसको हिंदी में विरासत भी बोला जाता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से है ना हम एग्जांपल भी देते हैं ग्रैंड पेरेंट का, पेरेंट का एंड चिल्ड्रन का। ये हम 3 लेवल पे एग्जांपल दे सकते हैं। या जैसे पीछे भी कई सारे क्लासेस हमने पढ़ा था ना, ज्योमेट्रिक फिगर या व्हीकल्स, है ना, तो या फिर एजुकेशन सिस्टम पे हम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, इस तरह से हम इनहेरिट करेंगे। फिर कह रहे डिफाइन बेस क्लास एंड देन फिर डिराइव क्लास, है ना, ये सब कैसे करते हैं ये सब इसमें। एंड इम्प्लीमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। एक ही टाइप का इनहेरिटेंस नहीं होता है, वही वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस कितने बन सकते हैं या कितना हम उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, है ना। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ वर्चुअल बेस क्लास का नीड क्या है, ये सारी चीजें इसमें। और उसके साथ साथ है ना कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस, ये भी चीजें हम देखें। तो अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी है डिफाइंस क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ समथिंग, है ना, जो उसके अंदर होती ही होती है। अब भैया अब वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हो रही है, तो वैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, है ना, जिसको हमने कंसीडर किया है, या उस क्लास के जो भी मेंबर्स होंगे, उनमें कुछ प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। रीयूजेबिलिटी द डिग्री टू विच अ थिंग कैन बी रीयूज,
डिग्री मतलब क्या, कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू यूज पार्ट, है ना, उसके कुछ पार्ट को भी यूज कर सकते हैं या होल सिस्टम को भी अनदर सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, which are related to the packaging and scope of the function that programs perform। अब ये डिपेंड करता है ना, कि हम किस पर्पस के लिए करना चाह रहे हैं, उसको कितने डेप्थ तक उसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इनहेरिटेंस जो है ना, रीयूजेबिलिटी के लिए ही मेनली इसको यूज किया जाता है, रीयूज के लिए और एक्सटेंड करने के लिए प्रोग्राम को ज्यादातर। तो ये सब चीजें ही हम, है ना, कैन यू टेल हाउ द रीयूज इज अचीव्ड इन अ प्रोग्राम। रीयूज क्यों किया जाता है भाई, दोनों चीज से हमारा बचता है, टाइम भी बचता है, स्पेस भी बचता है, ठीक है ना, और साथ साथ में रीयूज भी हो जाता है हमारा। रीयूज इन OOP लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड बाय ना टू वे बेसिकली। The first is through the class definition. Every time a new object of class is defined, we reuse all the code and declaration of that class. Yes. यानी एक ही क्लास के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें तो होंगी जो उनमें कॉमन होंगी, तो जो कॉमन चीजें होंगी उसको हम रीयूज कर सकते हैं या इनहेरिट कर सकते हैं। And this type of reuse can be supported in the function oriented approach also. And the other type of reuse which is particular to OOPS language and can be supported by the inheritance। नॉर्मली हम प्रोसीजर लैंग्वेज में भी एक फंक्शन जब डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम उसको बार बार कॉल कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यू के लिए, लेकिन उसको रीयूज तो वहां भी हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो UPS में स्पेसिफिकली है जो रीयूज करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज इनहेरिटेंस। या ऐसा कह सकते हो ना कि जो इनेट क्वालिटीज एक होती है किसी के अंदर, ठीक है, तो उसको हम, है ना, डिफॉल्ट जिसको बोलते हैं, तो उसको हम इनहेरिट कर सकते हैं। ये एक क्या कर सकते हैं, डिफाइंड फीचर है इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी का। दिस मीन्स दैट वी कैन ऐड एडिशनल फीचर्स टू एन एग्जिस्टिंग क्लास, है ना, विदाउट मॉडिफाइंग इट। मतलब किसी भी क्लास में बिना चेंज किए या बिना मॉडिफाई किए हम उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर, या बिना इफेक्ट किए, है ना, उसके आउटपुट पे कोई इफेक्ट ना हो और उसको हम एक्सटेंड कर सके, है ना। दिस इज द टोटल पर्पस of using concept of inheritance या reusability, है ना। You have already seen that the first type of reusability through the class. In the class next section we shall how we can achieve this through the inheritance। तो इनहेरिटेंस जो है ये बहुत, है ना, प्राइम फीचर ऑफ OOPS, है ना। इट इज प्रोसेस बाय विच द न्यू क्लास कॉल्ड डिराइव्ड क्लास या सब क्लास या एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास, ठीक है ना। नाम में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर किसी मेन क्लास से हम कोई क्लास डिराइव करते हैं तो उसको हम सब क्लास भी बोल सकते हैं ना, एक्सटेंडेड क्लास बोल सकते हैं या फिर चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। और जो मेन क्लास है ना, उसको भी सुपर क्लास बोल सकते हैं ना, बेस क्लास बोल सकते हैं, है ना, तो पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आर क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस कॉल्ड द बेस क्लास। देखो वही चीज दिया हुआ, सुपर पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, ठीक है ना, बेस क्लास भी बोल सकते हैं, मेंशन नहीं है लेकिन बेस क्लास भी उसको बोल सकते हैं। Derived class inherits all the features of the base class and can add new features, है ना। अगर उसी क्लास का रियल में सब क्लास है ना, तो उसके जो मेन मेन फीचर्स होंगे वो तो फॉलो करेगा ही करेगा, साथ में डिराइव्ड क्लास क्या होगा, कुछ अपने फीचर्स भी ऐड करेगा जो कि उसके लिए स्पेसिफिक होगा। तो इससे बेस क्लास पे क्या पड़ेगा, बेस क्लास का रहेगा अनचेंज रहेगा, यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन समझना है, फिर प्रोग्राम शुरू होगा तो प्रोग्राम ही प्रोग्राम चलता रहेगा, तो इसलिए इसको ढंग से समझना है। इनहेरिटेंस इज ए टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ हायरार्किकल फॉर्म। ऑब्वियस है, हायरार्किकल फॉर्म मतलब क्या होगा, पहले भले उसको हम लेवल वाइज करेंगे ना, कि पहले ग्रैंड पेरेंट होगा या जो मेन क्लास होगा, है ना, उससे फिर डिराइव क्लास होगा या फिर उससे भी डिराइव क्लास हो सकता है, या एक बेस क्लास के पैरेलली दो डिराइव क्लास भी हो सकते हैं। उसी बेस पे जो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में क्या थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंज होगा। तो इनहेरिट, और अगर इनहेरिट करते हैं तो क्या कहेगा, रेफर टू कैसा होगा, है ना, एग्रीगेट भी कर सकते, इज अ रिलेशनशिप बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास बीइंग
डिफाइंड इज कैरी टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस क्लास। तो यहाँ पे पहले एम्प्लॉय नाम से एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है ना, क्लास है एम्प्लॉय। पीछे भी एक दो प्रोग्राम हमने एम्प्लॉय पे देखा था। अब इसमें है ना इनहेरिटेंस का धीरे धीरे यूज किया जाएगा। और पहले तो सिंपल ही एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको पहले देखते हैं, ठीक है। I can look around and find many real world examples of inheritance like inheritance between parent and child and employee and manager, है ना, person and student, vehicle and light motor vehicle, animals and mammals, है ना। तो इन सब में क्या है, रिलेशन है। Why are we interested in inheritance and how will you use this concept? ये हमें समझना है। Well, let us take the example of understand the concept and employee and manager. Why दो क्लास यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर किए हैं। एक तो क्लास क्या है, एम्प्लॉय। तो अब एम्प्लॉय क्या है, मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है, ठीक है। लेकिन मैनेजर की कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल एम्प्लॉय से क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। जैसे नाम, आईडी, ये सब तो होगा ही मैनेजर का, जो कि एम्प्लॉय के लिए होगा। लेकिन जैसे होता है कि एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है मैनेजर का, डिफरेंट होता है ना, उसका डिफरेंट कैलकुलेशन होता है। तो कुछ चीजों में जो है या उसका रोल कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, इस तरह से उसको। तो अब यहाँ पे देख लो, क्लास एम्प्लॉय डिफाइन किया हुआ है और उसके सारी वैल्यू दी हुई है। सारा कमेंट्स में भी दिया हुआ है। क्लास एम्प्लॉय है, उसके अंदर पब्लिक में पब्लिकली सारा डाटा को डिक्लेयर किया हुआ है ना। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का या विजिबिलिटी मोड का यूज किया हुआ। आईडी है ना, नेम, एज, डिपार्टमेंट, है ना, सैलरी और एड्रेस, ये सारा यहाँ पे डेटा डाला हुआ है ना। ये सारे क्या है, डेटा है या मेंबर डेटा, डेटा मेंबर कह सकते हो, ठीक है। और ये है कि आपके मेंबर फंक्शन, भाई इन सब इंफॉर्मेशन को क्या करे, डिस्प्ले करे, नेम डिस्प्ले, उसकी आईडी करे, है ना। और वॉय रेज सैलरी वगैरह इंक्रीज वगैरह करने के लिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि कुछ एक मंथली 1%, 2% या सालाना इंक्रीमेंट होती है, तो उसके लिए रेज सैलरी का यूज करेंगे। अब यहीं पे फिर है क्या, क्लास मैनेजर। तो अब यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय जो है वो हमारा मेन क्लास है और क्लास मैनेजर क्या है यहाँ पे डिराइव क्लास है, बिकॉज मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट, है ना, सैलरी, ये सब कुछ होगा, है ना। और ये थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, टीम मेंबर्स में आ जाते हैं ना। जैसे कहते हैं ना, नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन ये इसके कमेटी के मेंबर्स होते हैं, है ना। नेम ऑफ और इनकी सैलरी जो सेक्रेटरी बनाता है ना, उसके हिसाब से बनती है। तो इसमें कुछ कुछ जो है डिफरेंट होगा, है ना। इनकी रेट सैलरी का और नॉर्मल एम्प्लॉय की रेट सैलरी में कुछ डिफरेंस होगा। बाकी चीजें जो है कॉमन होंगी। तो इसका थोड़ा सा डिस्कशन भी यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो क्लास लिया हुआ है, एम्प्लॉय एंड मैनेजर, ये सब पहले ही हो चुका है, ठीक है ना। इसमें अब क्या है कि देयर आर सम कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर इन एम्प्लॉय एंड मैनेजर क्लास। यस, क्योंकि दोनों क्या है, सबसे पहले तो दोनों क्या है, किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं। वी हैव शोन द कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर इन मैनेजर क्लास अगेन, है ना। कॉमन चीजें को यहाँ पे अलग अलग लिख के दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनहेरिट नहीं किया है, तो उसको आगे फिर बताएगा कि कैसे हम इनहेरिट कर सकते हैं। Now we introduce the concept of inheritance. As you know, the generally managers are treated differently from other employees in the organization, है ना। मैनेजर को एक सेपरेट कैबिन मिलता है ना, जो कि अदर एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है नॉर्मली, मतलब उससे जो लोअर लेवल पे होंगे। देयर सैलरी लेवल आर कंप्यूटेड है ना डिफरेंटली, है ना, उसकी डिफरेंट सैलरी होती है। जैसे क्या कहते हैं, कुछ शेयर भी होता है उनका, तो उस हिसाब से भी है ना डिफरेंट कर सकते हैं। दे हैव एक्सेस टू अ सेक्रेटरी, दे हैव अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय अंडर देम एंड सो ऑन, यानी इसका जो सारा देखता है वो सेक्रेटरी देखता है। देयर आर सम कॉमन डेटा मेंबर्स एज वेल एज द मेंबर फंक्शन लाइक नेम, एज, है ना, सैलरी, एड्रेस, ये सब क्या है, और मतलब कुछ डेटा है और कुछ फंक्शन भी जो क्या होंगे, कॉमन होंगे। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन इन विच यू यूज द कंसेप्ट ऑफ इन्हेरिटेंस। यानी दो डिफरेंट क्लास में जब कुछ चीजें जो है कॉमन आ रही होती है ना, कॉमन एक्सेस होता है, तो उसमें हम इनहेरिटेंस का
यूज करते हैं। अब यहीं पे ना, पहले तो क्या किया, दोनों क्लास को अलग अलग डिक्लेयर किया था, है ना। उससे ये नहीं पता चल रहा था कि इनहेरिटेंस वहां पे नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे अब इनहेरिटेंस के लिए क्या क्या है, ये एक फॉर्मेट है ना, इनहेरिट करने के लिए बेस क्लास से डिराइव क्लास में। तो इसमें क्या होगा, क्लास, है ना, क्लास कीवर्ड, उसके बाद बेस क्लास, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, फिर विजिबिलिटी मोड एंड देन डिराइव क्लास। ओ सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया। विजिबिलिटी मोड मेन क्लास ये होगा और ये होगा डिराइव क्लास। तो फॉर्मेट इसका है, आगे दिया भी होगा, है ना। क्लास, डिराइव क्लास, क्लास कीवर्ड के साथ डिराइव क्लास, फिर स्कोप रेजोल्यूशन एंड फिर जिस भी मोड में, है ना, हम डाटा एक्सेस कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारा डाटा पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसलिए भी यहाँ पे पब्लिक लिया हुआ है। और ऑब्वियस है कि बेस क्लास को हमें पब्लिक रखना पड़ेगा, तभी तो डिराइव क्लास उसके डाटा को एक्सेस करेगा, ठीक है। ये चीज दोनों प्रोग्राम में बस यही डिफरेंस है, ठीक है ना। डाटा को दोबारा यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पीछे देखा कि एम्प्लॉय के लिए भी वही सेम डाटा ज्यादातर लिया हुआ है और मैनेजर के लिए भी, दोनों को फिर अलग अलग किया हुआ है यहाँ पे। अब ये डायरेक्ट क्या करेगा, एम्प्लॉय करेगा, मैनेजर क्या करेगा, एम्प्लॉय के सारे डाटा को एक्सेस करा लेगा। ये है ना, सबसे बेसिक इनहेरिटेंस का वो कॉन्सेप्ट। तो वही कह रहा है, you can look at the above declaration and observe that we did not declare the common attributes and function again in the manager class। यानी एम्प्लॉयर मैनेजर के बीच में जो भी कॉमन डेटा या कॉमन फंक्शन थे उसको दोबारा हमने जो है डिक्लेयर नहीं किया। Thus we have reused the previous declaration of data members and functions। and इसका मतलब क्या हुआ, उसी को हम reuse करेंगे जब हमें requirement होगी। We can also observe that we have redefined raise salary function in the manager class due to the different way of computing the salary of the manager। Yes, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि सेक्रेटरी नेम से इसकी सैलरी अलग होगी और उसकी सैलरी अलग होगी, तो कुछ चीजें डिफरेंट होंगी। बहुत डिटेल में यही चीज को समझाया हुआ। अब यहाँ पे फिर डिराइव देन बेस क्लास को दिखा रहा है, तो जो भी हमारा पहले जिसको हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, बेस क्लास को ही पहले डिक्लेयर करेंगे एंड देन फिर डिराइव क्लास को। तो उसका फॉर्मेट भी देखा, आगे अगर दिया होगा तो और डिस्कस करेंगे। कह रहे कि एज यू न्यू व्हेन क्लास ए इनहेरिट्स द फीचर फ्रॉम क्लास बी, देन क्लास ए इज कॉल्ड, यानी ए इनहेरिट करेगा किससे, क्लास बी से। तो इसका मतलब क्या होगा, बी जो है वो बेस क्लास है और ये क्या है, डिराइव्ड क्लास होगा। A derived class extend its features and by inheriting the properties or features and from another class called the base class while adding feature of its own। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैनेजर जो है derived क्लास है, तो एम्प्लॉय के तो सारे डाटा और फंक्शन वो लेगा ही लेगा, कुछ जो स्पेसिफिक जैसे सैलरी कैलकुलेशन उसकी डिफरेंट होती है ना, तो उनको जो है उसको अलग से उसको एक्सेस कराएगा। पर अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, आज बच्चे बहुत कम आए। है, तो उसी जो अभी हमने फॉर्मेट है ना डिस्कस किया था, यहाँ पे पूरा फॉर्मेट दिया हुआ। क्लास कीवर्ड होगा, फिर डिराइव क्लास का नेम, ठीक है। और सॉरी, वहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन नहीं होगा, वो मिसप्रिंट था, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ कॉलन वाला होगा। स्कोप रेजोल्यूशन तो तब करते हैं जब क्लास, किस क्लास से कौन से फंक्शन को हम एक्सेस करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉलन का रिप्रेजेंटेशन होगा, और फॉर्मेट यही चलेगा, डिराइव क्लास पहले आएगा, ठीक है, फिर इससे पता चलता है कि ये किस बेस क्लास का ये डिराइव क्लास है, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, इसलिए ये है ना स्पेसिफिक फॉर्मेट दे दिया है। डेरिवेशन ऑफ डिराइव क्लास नेम फ्रॉम द बेस क्लास नेम इज इंडिकेटेड बाय द कॉलन, और साथ साथ में विजिबिलिटी मोड भी हम देंगे, और आगे फिर देखेंगे भी कि इनमें क्या चेंजेस आएगा, कैसा डाटा हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पे वही तीनों डिफरेंट विजिबिलिटी मोड में क्लियर किया हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्लास डिराइव क्लास ने पब्लिक मोड में रहेगा तो पब्लिक कीवर्ड डालेंगे ना, प्राइवेट मोड में एक्सेस करना रहेगा तो प्राइवेट डालेंगे, एंड देन फिर प्रोटेक्टेड मोड में डालना होगा। तो नहीं, बेस क्लास नेम भी अगर नहीं भी, मतलब डिफॉल्ट अगर नहीं कोई विजिबिलिटी मोड दिया हुआ है, तो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, है ना। अगर कोई विजिबिलिटी मोड नहीं दिया हुआ तो डिफॉल्ट हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, प्राइवेट ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे उसी के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं दिया हुआ, पब्लिक भी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है, प्रोटेक्टेड भी नहीं है तो डिफॉल्ट उसको क्या लेगा, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में लेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के लिए बेस क्लास का मोड कैसा होगा और डिराइव क्लास का मोड कैसा होगा, तो एक्सेस किस तरह का होगा, ये यहाँ पे है ना टेबल 2D फॉर्म में बना हुआ है। जैसे बेस क्लास की विजिबिलिटी मोड होगी प्राइवेट, है ना, और इसकी होगी प्राइवेट, तो क्या होगा, दोनों प्राइवेट होंगे तो क्या होगा, नॉट इनहेरिटेड प्राइवेट, है ना। अब चूंकि बेस क्लास ही ऑलरेडी प्राइवेट है तो क्या डिराइव क्लास अगर पब्लिक होगा तो उसको इनहेरिट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो प्राइवेट अगर बेस क्लास डिक्लेयर है तो कोई भी मोड हो डिराइव क्लास का उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, यानी इनहेरिट नहीं कर सकता है, ठीक है। सारा कहने का मतलब ये है, यानी बेस क्लास ही अगर प्राइवेट होगा, ऐसे इसलिए जनरली हम बेस क्लास को प्राइवेट, कुछ ऐसा डाटा होगा तो हम उसको प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए, है ना, बेस क्लास को हम नॉर्मली प्राइवेट ही पब्लिक ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अगर पब्लिक होगा बेस क्लास तो क्या होगा भाई, डिराइव क्लास, बेस क्लास अगर पब्लिक होगा और डिराइव क्लास प्राइवेट होगा तो उसको प्राइवेटली एक्सेस करेगा, यानी उसका जो डाटा एक्सेस होगा वो प्राइवेट मोड में होगा, ठीक है। अगर डिराइव क्लास भी पब्लिक है, यानी जब बेस क्लास पब्लिक होगा तो जिस मोड में डिराइव क्लास होगा उसी मोड में डाटा एक्सेस करेगा, ठीक है। ये भी उसी मोड में हो जाएगा पब्लिक में, अगर प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड में होगा, ठीक है ना। बेस क्लास अगर पब्लिक है तो तीनों जिस मोड में होगा उसमें एक्सेस करेगा। अगर बेस क्लास प्राइवेट होगा तो क्या करेगा, कोई भी डेरिवेशन डिराइव क्लास का, है ना, कोई भी विजिबिलिटी मोड हो उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। और फिर यहाँ पे अगर प्रोटेक्टेड मोड में होगा, ठीक है ना, तो प्राइवेट डिक्लेरेशन में, डेरिवेशन में भी वही सेम ही प्राइवेट ही एक्सेस करेगा, और बाकी दोनों में पब्लिक और प्रोटेक्टेड मोड में अगर डिराइव क्लास रहेगा तो प्रोटेक्टेड मोड में डाटा एक्सेस होगा। ये है ना इनहेरिटेंस में विजिबिलिटी मोड का रोल लेवल से ज़्यादा क्लास होते हैं, इसको और डिटेल में भी आगे देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं एक बार क्या कह रहा है। You can observe that in a derived class declaration, if the visibility mode is private, है ना, then both public members of the base class as well as protected members of the base class will become private member, यानी बेस क्लास ही अगर हमारा प्राइवेटली डिक्लेयर होगा तो जिस भी मोड में होगा उसी मोड में डाटा हमारा आएगा। Therefore, both the public and protected member of base class can only be accessed by the member class of the derived class। यही चीज कह रहा है कि अगर प्राइवेट मोड में है हमारा बेस क्लास, है ना, तो कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा डिराइव क्लास, चाहे वो किसी भी मोड में हो। बट
अगर पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास होगा कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द मेंबर फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास, ठीक है ना। यानी बेस क्लास जब प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में होगा तभी डिराइव्ड क्लास जो है उसको एक्सेस कर सकता है। दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द derived class and the private member of the base class will not inherit it, and inherit ही हम नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। on the other hand if the visibility mode is and a public, तो पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास क्या होगा, विल बिकम पब्लिक मेंबर ऑफ द डिराइव्ड क्लास। यानी बेस क्लास अगर पब्लिक होगा, ठीक है, तो जिस भी मोड में डिराइव्ड क्लास होगा उसी मोड में डेटा हमारा एक्सेस होगा। उन्हीं सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। If the visibility mode is protected, then the public and protected member of the base class will become the protected member of the derived class, जो अभी पीछे टेबल में आपने देखा। In this case also the private members of the base class will not become the member of its derived class, इसलिए प्राइवेट वाले को ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है। As you have demonstrated that the private member of the base class will remain private to the base class whether the base class is inherited and publicly or privately or protected by any means। तो इसी चीज को बार बार रिपीट कर रहा है, टेबल को ही देखने से आपका सारा, और दो ही चीज है समझने वाली। अगर बेस क्लास प्राइवेट होता है तो कोई भी मोड में डिराइव्ड क्लास हो उसको एक्सेस नहीं करेगा, पहली बात खत्म। अगर बेस क्लास पब्लिक होता है तो जिस भी मोड में डिराइव्ड क्लास होगा उसी मोड में डेटा को एक्सेस करेगा, ठीक है। अगर प्रोटेक्टेड मोड में होगा तो प्राइवेट अगर डिक्लेयर क्लास होगा डिराइव्ड क्लास तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, बाकी जो दोनों मोड होंगे पब्लिक और प्रोटेक्टेड उसको प्रोटेक्टेड मोड में ही एक्सेस करेगा। यही टेबल दिया हुआ है और इसी को ही हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे नंबर ऑफ क्लासेस है शायद कुछ बढ़ा रहा है और उससे और आपका क्लियर होता जाएगा। डिराइव्ड क्लास कैन एक्सेस देम थ्रू द बेस क्लास मेंबर फंक्शन, यानी डिराइव्ड क्लास डिपेंड किस पे करेगा, बेस क्लास पे डिपेंड करेगा। कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ द बेस क्लास ए एंड डिराइव्ड क्लास बी सी एंड डी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बेस क्लास है उससे तीन अलग अलग डिराइव्ड क्लास निकाला हुआ है, मतलब एक्सेस कराया हुआ है, इनहेरिट करेगा और उसके बाद फिर दिखाएगा, है ना। विजिबिलिटी मोड समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हमारा अगर प्राइवेट और पब्लिक इनहेरिटेंस कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास ए हमारा क्या है, मेन बेस क्लास है ना। इसमें हमने डाटा कुछ प्राइवेट डाला है, कुछ प्रोटेक्टेड डाला है और कुछ पब्लिक भी डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा क्या है, क्लास बी यहाँ पे क्या है, डिराइव्ड क्लास है फ्रॉम बेस क्लास क्या है, ए है, और किस मोड में करें, प्राइवेट मोड में हमारा एक क्लास है। तो क्या डाटा भी उसको एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा पूरा, ठीक है, क्योंकि बेस क्लास ही हमारा कैसा है, प्राइवेटली डिक्लेयर किया हुआ है ना। कई कई जगह दे रहे हो ना प्राइवेट, क्योंकि ए का डाटा क्या है, सारा प्राइवेट है तो उसको एक्सेस वन वर्ड है ना, प्राइवेट डाटा ऑफ ए इज नॉट एक्सेसिबल। बट गेट प्राइवेट जो फंक्शन है वो क्या है, उसमें प्राइवेट मोड में है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ओ सॉरी, पब्लिक मोड में है ना, पब्लिक मोड में है ये जो फंक्शन हमारा, है ना, गेट प्राइवेट है। यस, इसको एक्सेस कर सकता है डिराइव्ड क्लास, ठीक है ना। प्रोटेक्टेड मोड में है तब भी और पब्लिक मोड में है तब भी जो है उसको एक्सेस करेगा। फिर उसी क्लास का ही है ना, क्लास सी फिर लिया है ना, उसका भी बेस क्लास क्या है, ए है, ऑब्वियस है। अब जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, बेस क्लास को पब्लिक यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, तो डिराइव्ड क्लास क्या होगा, इसके सारे डाटा को एक्सेस करेगा जो भी इसमें पब्लिकली होगा। यहाँ पे भी जो प्राइवेट डाटा है उसको एक्सेस नहीं करेगा, और जो प्रोटेक्टेड और या पब्लिक मोड में जो भी डाटा होगा उसको, डाटा या फंक्शन उसको इजीली जो है वो एक्सेस करेगा। ये है सारा इनहेरिटेंस और विजिबिलिटी मोड का कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह ऐसे आउटपुट दे दे के दिखाया हुआ है कि कौन सा एक्सेस हो सकता है, कौन सा एक्सेस नहीं हो सकता है। तो ये आप लोग प्रोग्राम देखोगे तो
आपको मैंने डिस्कस किया है ना। द अबव फर्स्ट स्टेटमेंट इज इलीगल बट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर वैलिड। तो चेक करोगे तो देख ही लोगे, ठीक है। क्योंकि ए में डेटा क्या है, हमने डेटा ए में क्या हुआ है, ज़्यादातर प्राइवेट ही डिक्लेयर किया हुआ है ना, फंक्शन कुछ जो है पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसलिए किसी भी मोड में जो है उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर डिराइव क्लास होगा तो यही चीज़ें सारा यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है और कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे के समझना है और फिर आगे बढ़ना। अब है आपका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, और उस पर कुछ है ना प्रोग्राम भी कुछ कुछ ज़्यादातर पे बने ही हुए, एक आध पे लास्ट में नहीं बने हुए। ये है आपके टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं शॉर्ट में, और फिर डिटेल में प्रोग्राम लगभग दिया हुआ है, मल्टी लेवल तक का तो शायद दिया ही हुआ है, फिर इसको देखेंगे और जैसा बचेगा। तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, द नेम इम्प्लाइज, इसमें क्या होगा, एक बेस क्लास होगा और एक ही डिराइव क्लास होगा, है ना। यानी डेरिवेशन ऑफ ए क्लास फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास, दैट इज नोन एज सिंपल, सिंपल कह सकते हो या फिर सिंगल इनहेरिटेंस इसको बोलेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। सबसे भाई एक बेस और एक डिराइव क्लास तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या है कि डेरिवेशन ऑफ ए क्लास फ्रॉम सेवरल बेस क्लास इज नॉन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी बेस क्लास एक से ज़्यादा हो सकता है और उससे एक डिराइव क्लास जब होगा तो उसको बोलेंगे मल्टीपल, है ना। इसका एग्जांपल पेरेंट्स और चिल्ड्रन का दे सकते हैं, ठीक है ना। पेरेंट्स में क्या होता है, मदर और फादर दो बेस क्लास होते हैं, एंड देन फिर चिल्ड्रन जो है उन दोनों की जो प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद है मल्टी लेवल, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस में तो हमने क्या देखा, एक बेस क्लास होगा एक डिराइव क्लास होगा। मल्टीपल में क्या है कि दो बेस क्लास होंगे, उन दोनों से मिलके एक डिराइव क्लास होगा। या जैसे मान लो कि रिपोर्ट कार्ड ही आप बना रहे हो, तो सब्जेक्ट के मार्क्स तो होते ही होते हैं, उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स के हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं ना। तो उन सब एक से ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे तो दो ही कह रहा है, तो दो बेस क्लास में कोई भी दो बेस क्लास, और तब जाके रिजल्ट हमारा निकलता है जो कि हमारा क्या होगा, डिराइव क्लास होगा। और पेरेंट्स का भी एग्जांपल है इसमें, है ना। हर पेरेंट्स में क्या होता है, मदर फादर दोनों की क्वालिटीज या कह सकते हैं इनेट क्वालिटी जो है बच्चे में आती है। मल्टी लेवल में क्या है, मल्टी लेवल में फिर यहाँ पे क्या होगा, पहले एक बेस क्लास होगा, है ना, उसका डिराइव्ड क्लास होगा, फिर उस डिराइव्ड का भी डिराइव्ड क्लास होगा, तो इसलिए इसको मल्टी लेवल कह रहे हैं, यानी दो से ज्यादा लेवल में आ रहा है ना। डेरिवेशन ऑफ ए क्लास फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, है ना। एक तो पहले बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास आएगा, फिर डिराइव्ड क्लास से भी एक क्लास हम जब इनहेरिट करेंगे या, है ना, और लेवल बढ़ता जाएगा तो उसको हम बोलेंगे मल्टी लेवल। यानी मिनिमम 3 लेवल की क्लासेस हो, हायरार्किकल लेवल भी, है ना। नॉर्मली हायरार्किकल लेवल इसको बोलेंगे, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चिल्ड्रन, है ना। ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या है कि डेरिवेशन ऑफ सेवरल क्लासेस फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लासेस इज कॉल्ड एन इनहेरिटेंस। एक ही बेस क्लास से, है ना, कई सारे जो है हम डिराइव क्लास अगर निकालते हैं तो उसको बोलेंगे हायरार्किकल, ठीक है। इसमें क्या है, बेस क्लास एक होगा, डिराइव क्लास एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे अभी पीछे ही एग्जांपल दिया था, है ना, कि एक बेस क्लास था और उसके बाद बी और सी, है ना, हमने दो डिराइव क्लास उससे इनहेरिट किए थे, यानी दोनों का बेस क्लास जो था वो ए ही था, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। उसके बाद है हाइब्रिड। द नेम इम्प्लाइज, हाइब्रिड क्या होता है भाई, जब किसी दो फॉर्म को कंबाइन करके हम एक नया इनहेरिटेंस लेते हैं, ठीक है। किसी जो पीछे अभी हमने जो जो भी पढ़े, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल, इनमें से किसी दो को कंबाइन करके अगर हम एक नया फॉर्म क्रिएट करते हैं, यानी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उसके अंदर आती है, तो दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, है ना। डेरिवेशन ऑफ ए क्लास इन्वॉल्विंग मोर देन वन फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, यानी पीछे सिंगल को तो छोड़ ही दो, ठीक है, बाकी ये जो तीन हमने पढ़ा है, इनमें किसी दो
इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज को मिला के अगर हम इनहेरिटेंस करते हैं, यानी दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एंड फाइनली मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है, जैसे कह रहे हैं डेरिवेशन ऑफ अ क्लास फ्रॉम अदर डिराइव्ड क्लासेस, वो तो होगा ही होगा, है ना, कई सारे डिराइव्ड क्लास मिला के विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम बेस क्लास इज कॉल्ड द मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा भाई, ग्रैंड पेरेंट की कुछ क्वालिटीज जो है पेरेंट्स में आती है ना, और कुछ जो है डायरेक्ट ही ग्रैंड चिल्ड्रन में भी ग्रैंड चिल्ड्रन में आ जाती है। या जैसे अभी हमने वही रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट बनाने का भी एग्जांपल बताया कि उसमें एक एक्टिविटी नहीं, कई सारे एक्टिविटी को साथ जोड़ के, यानी कई सारे डिराइव्ड क्लास को मिला के हम एक जब नया क्लास बनाते हैं तो उसको बोलेंगे मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। मतलब एक तो होता है डायरेक्ट इनहेरिट किया, और एक हुआ इनडायरेक्ट रूप में, जैसे ग्रैंड पेरेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स या इनेट क्वालिटीज ग्रैंड चिल्ड्रन में आती है, तो वो डायरेक्ट तो नहीं आती है ना, वो इनडायरेक्ट आती है, यानी मल्टी पाथ के थ्रू जो बच्चे में वो चीजें आती है। ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा थोड़ा सा बना हुआ है, ठीक है, हालांकि डायग्राम में एरो का निशान थोड़ा उल्टा कर दिया है ना, बेस बेस क्लास ऊपर होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे तो जो भी आप अंडरस्टूड कर सकते हो। तो इसमें भी क्या है, क्लास ए जो है वो, है ना, बेस क्लास होगा, और बी जो है, मिसप्रिंट भी है यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बी इज द डिराइव क्लास। तो सिंगल में तो कोई दिक्कत है नहीं, सिंगल में क्या है, एक क्लास को ए डिक्लेयर किया, फिर उसके डिराइव क्लास को क्या किया, क्लास बी क्या है, उसका डिराइव क्लास है, और फिर किसी भी तीनों किसी भी मोड में हम ए को एक्सेस करा सकते हैं। ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। इस पे थोड़ा सा प्रोग्राम भी दिया हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लो, कोई दिक्कत होती है क्योंकि इसमें एक ही क्लास का है, आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है ना। इसमें भी क्लास बी क्या है, हमारा डिराइव क्लास ऑफ पब्लिक ए क्लास है, और डेटा भी आप देख सकते हो इंट ए, यानी ए जो है वो क्या है, प्राइवेटली डिक्लेयर है डेटा इसका, ठीक है, और बाकी जो फंक्शन है वो क्या है, पब्लिकली डिक्लेयर है। लेकिन यहाँ पे बेस क्लास को कैसे हम इनहेरिट कर रहे हैं, पब्लिकली, ठीक है, पब्लिक इसका विजिबिलिटी मोड दिया हुआ है, तो अब इसके हिसाब से, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ये बेस क्लास और डिराइव क्लास का, डिराइव क्लास और बेस क्लास का रिलेशन है, ठीक है, और ये क्या है कि इस क्लास का ये फंक्शन है जिसको कि हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं ना, इसमें कंफ्यूज मत होना लगे, उसमें भी शुरू में वही वाला स्कोप रिजोल्यूशन वाला भी सिंबल दिया हुआ था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, शायद बोल दिया होगा, लेकिन इसमें डिराइव क्लास के लिए हम कॉलम का यूज करते हैं, ठीक है, और इसके लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन या नॉर्मल उसमें जो बोलते हैं उसको, है ना, प्रोपोर्शन का साइन हम यूज करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फंक्शन ले रहा है एक क्लास का, तो इस तरह से जो है, तो 2 मिनट देख लो, कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे।
तीन फंक्शन दिए हैं, तीनों फंक्शन को क्या होगा, ये भी यहाँ पे जो ये डबल ब्रैकेट लगा हुआ है मिस्ट्रिंग है, ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी है यहाँ पे। सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है, कुछ कुछ बीच बीच में मिस्प्रिंट है, उसको देख लेना। तो यहाँ तक सारा है ना, डाटा जो है पूरा डिक्लेयर किया, फंक्शन वगैरह सब डिक्लेयर किया। अब यहाँ से मेन फंक्शन से जो है ना, जो भी इसके है ना ऑब्जेक्ट हैं, जो भी फंक्शन है उसको एक्सेस, सबके कमेंट्स भी साथ साथ दिए हुए हैं कि बेस क्लास का मेंबर फंक्शन है, डिराइव क्लास का मेंबर फंक्शन है, ये सब देख के और अकॉर्डिंगली जो है ना आउटपुट उसका जो है आपका निकला होगा। ठीक है ना, पहले तो दो नंबर एंटर कराया 10 20 है ना, फिर उसको ऐड किया, वैल्यू 30 आ गई, और फिर वैल्यू ऑफ ए बी, अच्छा तीनों एंटर ही कराया हुआ 10 20 30, ठीक है, और फिर उसका सम निकाला हो, तो आप देख ही रहे हो डिफरेंट वैल्यू एंटर कराया ना, पहले 10 20 30 फिर 10 0 30 कराया, तो आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि हमें फाइनली चाहिए क्या, सम ऑफ ए बी सी, पहले इनपुट कराए, ठीक है ना, फिर सम करे एंड देन फिर डिस्प्ले करा दे इस फंक्शन पे आपका सिंगल इनहेरिटेंस जो है वो था। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बेस क्लास ए कंटेंस वन प्राइवेट डेटा मेंबर ए, वो हमने देखा है ना, वन पब्लिक डेटा मेंबर बी एंड थ्री पब्लिक मेंबर फंक्शन ना, पब्लिक वाले में एक डेटा बी था और तीन हमारे फंक्शन थे, इनपुट आउटपुट एंड गेट ए। द क्लास बी कंटेंस है ना टू प्राइवेट डेटा सी एंड डी एंड थ्री, तो उसी को डिस्कस किया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि क्लासेस भी आज के बाद दो ही बचेंगे, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसको मल्टीपल में क्या था कि दो बेस क्लास होंगी, ठीक है, और एक डिराइव क्लास उससे होगा। थोड़ा एरो इसमें उल्टा बना हुआ है, ठीक है ना, होना चाहिए डाउनवर्ड्स एरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि मल्टीपल डेफिनेशन की थी ना, डेफिनेशन क्या था कि डिराइव इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास यानी बेस क्लास, तो ये दोनों क्या है यहाँ पे बेस क्लास है, एंड देन सी इज ए डिराइव क्लास फ्रॉम क्लास ए एंड क्लास बी। तो इसका भी उसी तरह पहले फॉर्मेट दिया हुआ, आप देखो, अब दो बेस क्लास से अगर हम एक डिराइव क्लास करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, है ना, दोनों पहले बेस क्लास को इंडिपेंडेंटली हम यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, फिर इन दोनों से निकालना है सी क्लास को, तो डिराइव क्लास का फॉर्मेट क्या था, क्लास नेम ऑफ द डिराइव क्लास एंड आफ्टर कॉलम। अब इसमें ऑर्डर वाइज, ठीक है ना, देखेंगे कि पहले क्लास ए को और क्लास बी से दोनों से ही इनहेरिट किया हुआ है ये, यानी इसके दो बेस क्लास हैं ए और बी, ठीक है, ये कहने का मतलब है, एंड दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसमें अब आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी वही किया है, क्लास ए को इंडिपेंडेंटली किया है ना, इसी तरह के एग्जाम्पल पे आपका हर तरह का शो करेगा। दो दो क्लास यहाँ पे क्या है, बेस क्लास है क्लास ए एंड क्लास बी, बिकॉज इट इज डिफाइंड इंडिपेंडेंटली, और फिर क्लास सी जो है उसका बेस क्लास क्या है, ए और बी दोनों को पब्लिक मोड में एक्सेस किया हुआ, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी 2 मिनट देख लो, आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर जल्दी एंड हो जाएगा, नेक्स्ट पे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इनहेरिटेंस के साथ साथ विजिबिलिटी मोड भी क्लियरली समझना है, और जरूरी भी है, मेन विजिबिलिटी मोड का रोल तो इसी में इनहेरिटेंस में ही आता है कि, है ना, कई तरह के हम इनहेरिटेंस करते हैं ना, एक बेस क्लास से दो डिराइव क्लास, या दो बेस क्लास से एक डिराइव क्लास, या एक बेस से एक डिराइव एंड देन फिर डिराइव से डिराइव क्लास, तो ये अलग अलग तरह के हैं, और एक ही तरह के एग्जाम्पल पे इसको
यहाँ पे भी इसी तरह का आपका एग्जाम्पल आया है, 3 वैल्यू एंटर किए, उसका सम आया है। तो थोड़ा सा इसको देख लो, प्रोग्राम देख लो। ये कह रहे थे वो एग्जाम्पल है ना, ऑल्सो शो द मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें कि हमारे क्या थे, 3 क्लासेस थे, जिसमें 2 हमारे क्या थे, पेरेंट क्लासेस और बेस क्लासेस थे, और तीसरा क्या था, सी जो था वो डिराइव्ड क्लास था। अब उसके बाद आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, बेस क्लास है, इसको आप इंटरमीडिएट डिराइव बोल सकते हो, क्योंकि डिराइव टू डिराइव भी हो सकता है ना, या इसको अगर डिराइव बोलोगे तो सब डिराइव भी बोल सकते हो। इसमें क्या हो गए, लेवल हमारे 3 हो गए, यानी ई क्लास जो है पहले ए से इनहेरिट होगा, ठीक है, और सी जो है वो फिर बी से इनहेरिट होगा। तो इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा, इसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है ना, ये मेन क्लास है, फिर बी क्लास जो है वो ए क्लास से इनहेरिट होता है, कोई किसी भी मोड में हम लिख सकते हैं, एंड देन फिर सी क्या होता है ना। तो इससे पता क्या चल रहा है कि ये इसका बेस क्लास है, सी का बेस क्लास बी है, और बी का बेस क्लास क्या है, ए है। इस तरह का जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं, ठीक है, तो दैट आर नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। में भी आप देख सकते हैं वही सेम प्रोग्राम को लेके अलग अलग मोड में दिया हुआ है। क्लास ए हमारा बेस क्लास है, बी क्या है उसका, ए का डिराइव क्लास है, और सी क्या है, बी का डिराइव क्लास है। तो इसमें भी मेन वही टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, समझना है, वही सेम इनपुट आउटपुट यहाँ पे भी। तो ये आपके इनिशियल 3 टाइप्स के सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हैं। अब उसका हायरार्कल में क्या था कि कई सारे डिराइव्ड क्लास को है ना लेके भी हम एक बेस क्लास बना सकते हैं। हाइब्रिड क्या था कि कोई भी 2 तरह के इनहेरिटेंस को यूज करके जब हम एक नया है ना टाइप का इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। Whereas the above example shows the multi-level inheritance and it contains 3 classes A, B, and C. And the class is A is the base class and the B is the derived class या intermediate derived class बोल सकते हैं, and it inherit the features of A. And class C is the derived class from intermediate derived class B, so it can directly inherit the properties of class B and also A, दोनों को ही इनहेरिट कर, दोनों से ही इनहेरिट कर सकता है। और उसी के फंक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि किससे कौन सा इनहेरिट करता है, तो जैसा फंक्शन डिक्लेयर किया हो उस हिसाब से इसको देखेंगे। तो इसको अब आप लोग देख लोगे आगे फटाफट बढ़ते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स इन डिराइव्ड क्लास में क्या रोल है ना, पीछे कुछ हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लेकिन यहाँ पे अब हमको क्या जरूरी है कंस्ट्रक्टर डिराइव्ड क्लास में होगा, नहीं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्टर इन बेस क्लास। बेस क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर होगा तो उस कंस्ट्रक्टर को जो है एक्सेस कर सकता है डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास अपने है ना सेल्फ जो है कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर कर सकता है, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं फिर आगे। वो कंस्ट्रक्टर्स इन डिराइव्ड क्लास
बेस क्लास में तो हम कर सकते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन होता है कि क्या हम डिराइव क्लास में कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कैन यू टेल व्हेन एंड व्हाई वी नीड अ कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास। तो डिराइव क्लास में तभी रिक्वायरमेंट होगी जबकि बेस क्लास में भी कंस्ट्रक्टर होगा। Well, the derived class need not have a constructor and as long as the base class has no argument constructor। ठीक है, जब तक उसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होगा बेस क्लास में, तो डिराइव क्लास में हम कंस्ट्रक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते। इफ एनी बेस क्लास कंटेन्स अ कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स, है ना, एक तो कह रहे हैं कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होगा तब भी कर सकते हैं, अब कह रहे हैं कि बेस क्लास कंटेन्स अ कंस्ट्रक्टर विद arguments वो वन हो सकते हैं या उससे ज्यादा। It is necessary for the derived class to have a constructor and pass the argument to the base class constructor। Yes, ठीक है ना, अगर with one or more argument के साथ अगर कंस्ट्रक्टर हो, तो पीछे हमने पढ़े थे ना कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट भी होते हैं, विद आर्गुमेंट होते हैं। तो अगर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट से दिया हुआ है तो डिराइव क्लास को भी क्या करना है, टू हैव अ कंस्ट्रक्टर एंड पास द आर्गुमेंट टू हैव द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। जैसे कॉलिंग और कॉल फंक्शन में करते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलिंग और कॉल की जगह पे क्या है, बेस और डिराइव क्लास है। इन इनहेरिटेंस जनरली डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ द, है ना, बेस क्लास। तो यही ऐसा ही कंडीशन होगा तो बेस क्लास में भी, बेस क्लास में तो खैर होगा ही होगा, डिराइव क्लास में भी जो है हम वो इनहेरिटेंस क्रिएट कर सकते हैं। इट मेक्स सेंस फॉर द डिराइव क्लास टू हैव अ कंस्ट्रक्टर एंड पास आर्गुमेंट टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास। When an object of a derived class is created, the constructor of the base class is executed first and later। इसमें ऑर्डर भी देखना है ना, लेटर ऑन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द। ऑर्डर क्या होगा, पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो, है ना, क्रिएट होगा और देन फिर एग्जीक्यूट होगा एंड देन फिर डिराइव क्लास का होगा। एंड ऐसा नहीं कि डिराइव क्लास का, क्योंकि डिराइव का मतलब ही क्या है कि कुछ डिपेंडेंसी है बेस क्लास पे, ठीक है ना, कुछ चीजें जो है कॉमन है जिसको कि हम इनहेरिट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे दिया हुआ है कि बोथ डिराइव बेस एंड डिराइव क्लास है ना हैव कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर, ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, क्लास ए है तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ए नाम से जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या है, विथ पैरामीटर, यहाँ पे दो वैल्यू में पास कराई हुई है ना, इंट ए एंड इंट जे है। वैसे ही क्लास बी के लिए जो है उसके लिए भी दो वैल्यू में पास कराई हुई पैरामीटर, यानी जो बेस क्लास में होगा उसी को फिर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि क्लास सी जो है, ये दोनों यहाँ पे बेस क्लास है बेसिकली, ठीक है ना। बेस क्लास यहाँ पे दिखा है राइट साइड में जो होता है वो बेस क्लास होता है, और पब्लिक मोड में है तो ऑब्वियस है कि ऑब्वियस है कि सी क्लास जो डिराइव क्लास है, ये दोनों का डाटा जो है पूरी तरह एक्सेस कर सकता है क्योंकि दोनों पब्लिक मोड में। और कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर देख ही लिया कि पहले बेस क्लास वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा एंड देन फिर डिराइव क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो एक ही प्रोग्राम पे बेस्ड यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं ना, अलग अलग क्या कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया हुआ है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के है नहीं, ठीक है ना, ऑर्डर है हम देखेंगे। और यहाँ पे फाइनली ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इस बेस पे जो है एग्जीक्यूशन होता है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें तो हम आगे देख चुके हैं, यहाँ पे एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं ना। अब इसमें क्या है, बी क्लास क्या है, डिराइव क्लास है, और ए क्या है, बेस क्लास है। तो सबसे पहले क्या होगा, बेस का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, देन फिर डिराइव का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। ए यहाँ पे बेस क्लास है ना, और बी डिराइव क्लास है। तो पहले और ए क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, पहले ए का होगा देन फिर बी का होगा। फिर यहाँ पे अब देख रहे हैं कि क्लास सी क्या है, एक डिराइव क्लास है जो कि बी और ए, है ना, दो बेस क्लास से, या कह सकते हो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखो क्या है, दो बेस क्लास है एक डिराइव क्लास है, बेटे अब दोनों में पहले किसको एग्जीक्यूट करे। तो यहाँ से ऑर्डर से देखेंगे पहला किसको लिया है, पहले बी को करेगा, देन ए को करेगा एंड देन फिर सी को करेगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देखना है, समझना है।
अगर दो बेस क्लास हैं तो बेस क्लास में भी हम पहले ऑर्डर देखेंगे, पहला कौन सा क्लास डिक्लेयर किया गया है उसी का ही कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा, देन फिर ए का होगा एंड देन फिर सी का होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कीवर्ड चेंज कर रहे हैं, अगर वर्चुअल ए को डिक्लेयर किया हुआ है और पब्लिक बी है, यही सेम क्लास है, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक की जगह पे क्या किया है वर्चुअल, तो पहले प्रायोरिटी में वर्चुअल वाले को पहले लेंगे, ठीक है, वर्चुअल बेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा, देन फिर इसको एंड देन फिर डिराइव क्लास को। तो ये थोड़ा सा समझना है। और इसमें मल्टी लेवल वाले में क्या है, बी डिराइव क्लास है किसका, ए का, और सी डिराइव क्लास किसका है, बी का। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए ही सबसे मेन क्लास है ना, सुपर बेस क्लास, पहले उसको लेगा देन बी को देन फिर सी को। तो यहाँ पे भी वही चल रहा है, पहले सुपर बेस देन फिर इंटरमीडिएट डिराइव क्लास एंड देन फिर डिराइव क्लास, ठीक है। यहाँ पे सुपर बेस और बेस बोला हुआ है, डिराइव क्लास बोला हुआ है, तो यही तो ऐसे तो नॉर्मली हम ऑर्डर से ही देखने हैं जैसा ऑर्डर होगा, बस अगर वर्चुअल किसी क्लास में दिया हुआ है तो बेस क्लास में, तो वर्चुअल वाले को पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। ये है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस। और डिस्ट्रक्शन में क्या होगा, अनलाइक कंस्ट्रक्टर इन क्लास हायरार्की, है ना, ये पीछे भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, डिस्ट्रक्टर्स आर इन्वोक्ड इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। जैसे ए किया हुआ ए बी सी को किया हुआ है, तो अब डिस्ट्रक्टर जो जाएगा पहले सी को डिस्ट्रक्ट करेगा, है ना, बी को करेगा, फिर ए को डिस्ट्रक्ट करेगा, यानी रिवर्स ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, जैसे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर। तो फाइनली जब पहुंच जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के लिए कुछ भी हमें रेफरेंस वगैरह कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो उसी को डिस्ट्रक्ट करेगा जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो जिस ऑर्डर में हुआ है तो वो कंस्ट्रक्शन जो है टॉप टू बॉटम में चलेगा, ये फिर बॉटम टू टॉप में चलेगा, इस तरह से। तो इसलिए इसमें के बारे में ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, बस एक ही लाइन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टर्स का ऑर्डर का रिवर्स ऑर्डर होगा डिस्ट्रक्शन में। और इस पे फिर एक छोटा सा, है ना, ऑर्डर ऑफ कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस, इस पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको एक 1.5 मिनट देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, लगभग हिंदी टॉपिक चल रहा है, ताकि फिर दूसरा यूनिट आज शुरू करा दें, ठीक है। कि कुछ तो जुड़े हैं, ठीक है ना। तो इसमें मेन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर समझाने के लिए किया है, ऑर्डर कैसे होता है ये शुरू से ही इसमें चल रहा है, ठीक है ना, कि जब भी एक से ज़्यादा क्लासेस हैं तो उसका ऑर्डर हमें देखना एंड अकॉर्डिंगली फिर हम थोड़ा सा इसको बस देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। द अबव एग्जांपल शो दैट 3 क्लासेस ए बी एंड सी, है ना, और ये क्या है मल्टी लेवल है, द क्लास ए है ना, वन पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर, बी है ऑल्सो वन पैरामेट्रिक, एंड सी derived class that inherit the features of A and B। तो जो बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर है वह उसी कंस्ट्रक्टर को पे वर्क करेगा, उसी ऑर्डर में। द क्लास सी ऑल्सो है पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ए और बी दोनों में है। इट इज मैंडेटरी टू हैव अ पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर इन क्लास सी, मतलब ये मैंडेटरी है कि अगर बेस क्लास में पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर है तो उसका यूज जो है डिराइव क्लास को भी करना पड़ेगा, बट विदाउट 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 नहीं कह सकते हैं ना, विदाउट आर्गुमेंट या विद नो आर्गुमेंट अगर होता है तो जरूरी नहीं है कि डिराइव क्लास उसको भी यूज करे। Here you can observe that the class B is initialized first because the class B has been declared first in the derived class header, right? जिसको पहले डिक्लेयर किया जाएगा उसी को पहले ही कंस्ट्रक्टर भी उसी का पहले एक्सेस होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हो बी ए सी का ऑर्डर होगा किसका, कंस्ट्रक्टर का, और डिस्ट्रक्टर का कैसे हो जाएगा, उल्टा सी ए बी हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे डिस्कस किया है, जस्ट उल्टा होगा इसका कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर भी आपका एंड हो गया, अब नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं।
ठीक है, ये अब आपका आ गया है ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब धीरे धीरे जैसे इनहेरिटेंस क्लियर हो गया है ना, अब इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों का ही साथ साथ कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, बीच बीच में ही आ गया ऐसे तो, ये तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर ही है। तो इसको अब आगे बढ़ते हैं लेके। ओवरलोडिंग वैसे हमने थोड़ा डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे और भी कोई जो मेन थिंग आएगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओवरलोडिंग भी जैसे होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है ना, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। यहाँ पे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग को किया, ठीक है, फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। सर हाँ बोलिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। अच्छा, खोला इसको करना। ठीक है ना, विजुअल है सबको। तो यहाँ पे हम ओवरलोडिंग का ही कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप में किया हुआ है, ठीक है ना, फंक्शन ओवरलोडिंग में और फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, डिफाइनिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो प्रोग्राम भी साथ साथ में दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मेन एजेंडा क्या है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ ओवरलोडिंग। तो नीड ऑफ ओवरलोडिंग भी कहीं ना कहीं हम रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है। सॉरी, उसको रीयूज करने के लिए करते हैं, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी के लिए करते हैं, कई सारे रीजन है। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। यस, वी हैव टू फॉलो some methodology